हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे सेशन में, और सेशन की शुरुआत हो चुकी है। एक बार आप सब लोग सेशन को शेयर जरूर कर देना प्यारे बच्चों, और क्लास अच्छी लगे तो सेशन को लाइक भी कर देना। ओके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल की क्लास में, यानी कि इसके पहले जो हम लोगों ने सैटरडे को क्लास की थी, उसमें हम लोगों ने बात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था रही है वो रही है जमींदारी व्यवस्था, और जिसको हम लोग इस्तमरारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या फिर सूर्यास्त कानून के नाम से भी हम उसको जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं। तो भाई सभी को राम राम एक बार फिर से। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद हम लोग बात करेंगे जॉन सोर के बारे में। ठीक है ना? तो एक बात ध्यान रखना, अगले जो वायसराय होते हैं वो होते हैं जॉन सोर। ठीक है, जॉन सोर के बारे में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन आप सभी से करूं तो जॉन सोर जो है, जॉन सोर का उतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, क्योंकि जॉन सोर के बारे में बात आता है कि इनका जो व्यवस्था रहा है वो रहा है 1793 से लेके 1798 तक ये वायसराय, माफ कीजिएगा, ये गवर्नर जनरल रहे हैं जॉन सोर। आपको पता होगा कि इसके पहले जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था शुरू की है, जमींदारी व्यवस्था, उस जमींदारी व्यवस्था को बताने वाले या उस जमींदारी व्यवस्था का प्लान बनाने वाले, उसका रोड मैप तैयार करने वाले, उसका स्ट्रक्चर बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो जॉन सोर वही व्यक्ति हैं जो आगे चल करके लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भारत के नहीं, माफ कीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, जॉन सोर के बारे में एक बात आती है कि इनके समय में एक घटना होती है जिसको हम सभी लोग कहते हैं खरदा का युद्ध। ध्यान रखना, बैटल ऑफ खरदा, बैटल ऑफ खरदा। ये बैटल ऑफ खरदा इनके समय में होता है 1795 ईस्वी में। साथियों, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको। और जॉन सोर के बारे में बात आती है कि इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, हस्तक्षेप क्या होता है, अहस्तक्षेप क्या होता है। हस्तक्षेप को इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेयर करना। ठीक है ना? वो कहते हैं कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो फिर अगर तीसरा आदमी उसमें बोल पड़ता है तो एक आदमी गुस्से में क्या कहता है, नेवर स्पीक इन बिटवीन, है ना? दो लोगों के बीच जब बात चल रही तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जिस आदमी ने बीच में बोला इसका मतलब क्या है, उसने इंटरप्ट किया या उसने इंटरफेयर किया। तो इंटरफेयर का मतलब क्या था उस जमाने में? अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जो थे वो भारत की हर व्यवस्था में इंटरफेयर कर रहे थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में रहा हो और चाहे वो रेवेन्यू के फील्ड में रहा हो। वो हर एक फील्ड में क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। जबकि अंग्रेजों का जो मेन पर्पस था, जो मेन काम था, मुख्य काम जो था, इनका मुख्य काम क्या था आप सब लोग जानते हैं। इनका मुख्य काम क्या था, व्यापार। इनका मुख्य काम क्या था, भारत के अंदर व्यापार करना। लेकिन अब ये भारत में व्यापार के साथ साथ क्या करने लगे थे, भारत की राजनीति और भारत के राजस्व पर इन्होंने अपना पूरी तरीके से अधिकार कर रखा था। ठीक है, और पूरी तरीके से इन्होंने डोमिनेट कर रखा था। लेकिन आप यहाँ पे आप देखेंगे जॉन सोर को, आप देखेंगे जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। उसने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नवाब का काम है, वो शासक का काम है, वो शासक करेगा। ठीक है, और उसी का काम रेवेन्यू वसूलने का है, वो रेवेन्यू भी देखेगा। हमारा काम मुख्य रूप से क्या है, व्यापार करना है, हम व्यापार करेंगे। इसका मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति अपनाना। ये अपनाया था किसने, जॉन सोर ने। ठीक है साथियों, ओके, ये आपको पता ही हो गया होगा। चलिए अब इसी में आगे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एक पॉइंट का, जिसमें आप सब लोग एक नाम जानते होंगे। वो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो नाम है लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली।
और एक बात का ध्यान रखना है आप सभी को, या इसको हम कहते हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली इनका जो शासन व्यवस्था है वो 1798 से लेकर के, ध्यान रखना, 1805 तक इनका शासन व्यवस्था जाता है। 1805 से लेके माफ कीजिएगा, है ना, 1798 से लेके लगभग 1805 तक इनका शासन व्यवस्था जाता है लॉर्ड वेलेजली। पहली बात तो आप ध्यान रखें, लॉर्ड वेलेजली के समय की 2-3 बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बता दूं। 2-3 बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं वो उपलब्धि क्या है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि इनके समय की क्या थी वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना चाह रहा था। देखिए, सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि जो रही है वो उपलब्धि रही है 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रखना, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में आप सब लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, 4 मई 1799 में टीपू की हत्या, यहाँ क्या होता है, टीपू की हत्या हो जाती है और टीपू से 3 करोड़ की मांग, 3 करोड़ की मांग। टीपू के 2 बच्चों को कैद किया गया। टीपू के 2 बच्चों को कैद किया गया। ध्यान रखना, 2 बच्चों को क्या किया गया? कैद किया गया। ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने आपको एक बार बताया भी था कि टीपू के 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि हमें जो है ये व्यवस्था चाहिए। ठीक है, हाँ, ये व्यवस्था चाहिए, इसकी मांग इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, आप सबको पता ही होगा ये सब चीजों के बारे में, ये अब मैंने आपको एक बार बता चुके हैं हम इसको। ठीक है भैया, तो ये मैसूर युद्ध होता है और इस मैसूर युद्ध में क्या हुआ, टीपू की हत्या होती है और टीपू से 3 करोड़ रुपए भी मांगे गए थे। उनके एक बेटे को क्या किया गया था, जो है 2 बेटों को क्या है, बंदी बना लिया गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, 1800, ध्यान रखना, 1803 में जो हुआ था वो क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान रखना, आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है इनके समय में, तो इसके समय सबसे बड़ी जो बात थी आंग्ल मराठा युद्ध की, उसमें क्या थे, पेशवा का बारे में आपसे पूछता है, तो पेशवा कौन थे इसमें? पेशवा थे बाजीराव थे, बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखना, कौन थे पेशवा? बाजीराव द्वितीय थे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 2 बड़ी चीजें थी लॉर्ड वेलेजली के समय की। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना, ये वेलेजली जो है ना, ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? स्वयं को बंगाल का बाघ कहता था। बंगाल का बाघ कहता था। ठीक है ना, ये खुद को बंगाल का क्या कहता था बच्चों? बाघ कहता था। ठीक है, कॉल्ड हिमसेल्फ टाइगर। ठीक है, कॉल्ड टाइगर हिमसेल्फ, ऐसे होगा। तो ये खुद को बंगाल का बाघ कहता था। ठीक है, अब वेलेजली की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ध्यान रखना एक बात का ध्यान रखना, जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं ना, सबके समय की 1-2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में वो पूछा ये जाता है भाई साहब कि ये जो व्यक्ति है इसने एक नीति अपनाई थी। तो वेलेजली ने सहायक संधि, ध्यान रखना, सहायक संधि की नीति अपनाई थी। ध्यान रखना, सहायक संधि की नीति अपनाई थी।
साथियों एक बात का ध्यान रखना, ये सहायक संधि की नीति जो है इसने कब स्टार्ट किया था? 1798 में। ध्यान रखना। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने सहायक नीति के तहत इसको जो है एक्सेप्ट किया था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर सहायक नीति अपनाने वाले जो राज्य थे उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सहायक नीति एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं इसको समझाऊंगा तब एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। बस अभी आप लिख लीजिए, 2 लाइन लिखाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। सहायक नीति क्या है ये जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। सहायक नीति के तहत हैदराबाद, ध्यान रखना, हैदराबाद पहला राज्य, सहायक नीति के तहत हैदराबाद पहला राज्य इस नीति को अपनाया। इस नीति को अपनाया। तो पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको अपनाया था? तो भैया एक बात का ध्यान रखना, पहला राज्य जो है वो कौन है? हैदराबाद। तो यहां पे आपके सामने आ गया हैदराबाद। अब यहीं पर आपसे एक चीज और पूछता है कि हैदराबाद ने ये नीति कब अपनाई थी, इसके बाद अवध ने कब अपनाई थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग लिस्ट बना लेना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, हैदराबाद ने ये नीति कब अपनाई थी? 1798 में, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है आपके सामने? आता है अवध। ध्यान रखना, अवध आ जाता है। अवध जो है 1801 में इस नीति को अपनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बात करूं तो किसके बारे में? तंजौर के बारे में। तंजौर के बारे में बात करूं तो तंजौर जो है ये अपनाता है कब? 1799 ईस्वी में। ये तंजौर जो है, तंजौर ध्यान रखना, तंजौर जो है ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है ना। हाँ, ये अपना लेता है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला जो आता है मैसूर जो है ये 1801 में जो है इस सहायक नीति को अपना लेता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य था वो कई भागों में बटा हुआ था। इसमें ग्वालियर भी थे, ग्वालियर के सिंधिया भी थे, है ना, ये तमाम लोग थे। बरार के भोसले भी थे। तो बरार के भोसले यहाँ पे आप देखेंगे, बरार के भोसले जो है 1803 में, और ग्वालियर के सिंधिया 1804 में। ये कुछ पॉइंट हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सहायक नीति को इन लोगों ने अपनाया था, ठीक है। अवध ने 1801 में, तंजौर जो कि आपके तमिलनाडु में पड़ता है, और ये 1799 में मैसूर 1801। मैसूर अब इस समय आप देखेंगे तो वो कर्नाटक में है। बरार आपका महाराष्ट्र में है ना, बरार आपका महाराष्ट्र है। ग्वालियर पता ही है आपको, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, बुंदेलखंड में है। अब बात आती है कि ये सहायक नीति क्या है। ध्यान रखना, सहायक नीति क्या है इसको आप थोड़ा सा समझिए। सहायक नीति क्या है तो मैं थोड़ा सा यहां पे समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। सहायक नीति, यहां पे सहायक नीति, और यहां पे थोड़ा सा मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा, किससे? नाटो से। नाटो ये क्या है? नाटो आप सब लोग जानते हैं, एक संगठन है, इसमें 31-32 मेंबर इस समय हो चुके हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1949 में हुआ था, अप्रैल महीने में। और आप जानते हैं शुरू में नाटो में करीब 12 सदस्य थे, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। शुरुआत में 12 लोगों ने मिलकर के नाटो का गठन किया था, और अभी इस समय लगभग मुझे करंटली जहां तक पता है 31 या 32 सदस्य हैं इसके। और नाटो का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसका विरोध जो है 2021 से करता हुआ चला आ रहा था रूस, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2022 से इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। अब ये नाटो है क्या?
नेटो का जो सबसे बड़ा देश है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा आपको नेटो के बारे में बताऊंगा 2 मिनट के लिए, और आपको सहायक नीति बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए 11-12 देश थे, जिनमें आपका कनाडा से लेकर के और जो भी आपके यूरोप के तमाम देश थे, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, तमाम छोटे छोटे जो देश हो गए, जिनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे या कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली वेपन्स नहीं थे। लेकिन उनको डर इस बात का था कि जो हमारा पड़ोसी देश है यूरोप में, रशिया, वो विस्तारवादी नीति का व्यक्ति है, वो कभी भी हमारी एरिया पे अटैक करके हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है और वो यूरोप में हमें डोमिनेट करके रख सकता है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा देखने को मिला है कि रसिया ने हर देश को डोमिनेट करने का प्रयास किया, और इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका और रूस के बीच में जो है कोल्ड वॉर चलते रहे हैं, 1945 से लेकर 1990 तक चलते रहे हैं। साथियों, नेटो का मतलब यह था कि शुरुआत में जो 11-12 देश थे, उनमें 11 देशों को हम लेते हैं। ये 11 देश मिल करके अमेरिका के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हुजूर, आप मेरे सबसे बड़े भाई हो, पिता के समान हो, आप जो है हमारी सुरक्षा करिए और ये आपका कर्तव्य है, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। तो अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, बताओ कैसे क्या करें। तो अमेरिका को इन लोगों ने कहा कि सर, जो आप नियम बनाएंगे उसी नियम के आधार पर हम लोग चलेंगे, ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे ये समझ लें कि हम अलग देश नहीं है, बल्कि हम आपका ही हिस्सा है, आपके ही रूल रेगुलेशंस हम मानेंगे। तो अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, जब ये बात है तो ठीक है। तो अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संगठन जो है इसने ये बनाया। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में बनाया, और वहां पर 11-12 देश जो थे वो सब लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई। वहां पर अमेरिका ने क्या किया, एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा जारी किया। और उस मैग्ना कार्टा में क्या था, अमेरिका ने साफ साफ ये बात लिखी थी कि जो हमारे 12 देश हैं ये हमारे अपने देश हैं। अगर इन 12 देशों पर किसी भी देश ने, यानी कि किसी और देश ने हमला किया, मान लीजिए कि रूस ने डेनमार्क पे अटैक कर दिया, तो अमेरिका ने क्या कहा, इन 11-12 देश जो इकट्ठा होकर नेटो का संगठन बनाए हैं, हम आपस में शपथ लेते हैं और इसके सेवियर हम हैं, गार्जियन हम हैं, और हम आपसे कहते हैं कि इन 11-12 देशों में अगर किसी ने अटैक किया तो हम ये समझेंगे कि उसने अमेरिका पे अटैक किया है। समझ में आ रही बात यहां पे, कि अगर कोई भी इन 11-12 देशों पे अटैक करेगा, भले उसने अमेरिका पे नहीं किया है लेकिन नेटो के मेंबर देशों पर किया है, तो मैं ये समझूंगा कि उसने अमेरिका पे अटैक किया है, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को चैलेंजेस दिया है। तो बिना आव ताव के हम उसको अपना युद्ध समझ के उसमें कूद पड़ेंगे और उसको हम रिटेलिएट करेंगे। आई बात समझ में? ऐसे में क्या हुआ, उन 12 देशों को भी ताकत मिल गई कि अमेरिका जैसा दोस्त अगर हमें मिलेगा तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अब इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी उन 11 देशों को? अब भाई, अमेरिका ने ऐसे ही बीड़ा तो उठा नहीं लिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे, अमेरिका ने कुछ तो इसके बदले लिया होगा। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है ये ट्रेड पे चलता है, बिजनेस पे चलता है। तो यहां पे बिजनेस क्या हुआ, अमेरिका ने शर्तें तमाम रखी। जैसे नंबर 1 शर्त क्या थी कि हमारी जो फौज है, यानी अमेरिका की जो फौज है, वो आप सभी देशों की एरिया में गश्त करेगी, आप सभी की एरिया में कहीं भी आ जा सकती है, आप सभी की एरिया का हम जिस तरह चाहेंगे उस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, मतलब हमारी फौज जो है, जैसे जनरली क्या होता है कि एक देश की फौज किसी और दूसरे देश में नहीं जा सकती है अगर कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ कि अमेरिका की जो फौज है वो हर उस देश में वैसे ही मार्च करती है, वैसे ही मूव करती है जैसे वो अपने देश में करती है। हर उस देश का मतलब नेटो मेंबर वाले देशों में, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि हमारी फौज आपके देश में जाएगी, गश्त करेगी। दूसरा, आपको अपनी फौज रखने का राइट नहीं होगा,
आप अपनी फौज नहीं रखेंगे। हालांकि अमेरिका की अगर मैं बात करूं, नेटो की अगर मैं बात करूं, तो नेटो ने क्या किया था, फौज रखने का जो है अनुमति दिया था, लेकिन किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट जैसे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने पर रोक लगाई। इसीलिए आप देखें ईरान और अमेरिका को लेकर के तमाम विवाद चलते रहते हैं, उत्तर कोरिया और अमेरिका को लेकर विवाद चलते रहते हैं। क्या विवाद चलते रहते हैं कि भाई मैंने मना किया है कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सरसाइज या न्यूक्लियर जो है टेस्टिंग नहीं करेगा। आप सबको पता होगा कि अमेरिका ने एक जमाने में भारत पे भी तमाम प्रकार के रोक लगाए थे कि आप जो है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके 1974-1998 के समय में भारत में 2 बार जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया सफलतापूर्वक पोखरण में, सभी को पता होगा। अमेरिका दरअसल ऐसा क्यों चाहता है? अमेरिका इसलिए ऐसा चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का कोई अगर देश हो तो केवल मैं रहूं, कोई और देश न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, क्योंकि इसका एक दबदबा रहेगा। लेकिन देखते ही देखते तमाम देशों ने इसको बनाना शुरू कर दिया। कुछ देशों ने सीना चौड़ा करके बनाया, जैसे चाइना ने बनाया, रशिया ने बनाया, और कुछ देश छिप करके चुपके से बनाए, जैसे पाकिस्तान ने बना लिया, भारत ने बना लिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ गिने चुने देशों ने ऐसा किया। अब आपको थोड़ा बहुत नेटो समझ में आ गया होगा। ठीक वही चीज सहायक नीति थी बेलेजली की। बेलेजली ने क्या कहा, नवाब की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे। नवाब की सुरक्षा क्या करेंगे? अंग्रेज करेंगे। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे। तीसरा, अंग्रेजी सेना का पूरा ख्याल समझते हैं ना? पूरा ख्याल का मतलब क्या होता है? खाना पीना से लेके कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, सैलरी, वेतन, कंपनसेशन, सब कुछ। अंग्रेज सेना का पूरा ख्याल नवाब द्वारा होगा। और नवाब जो है, नवाब या राजा, ध्यान रखना, नवाब या राजा जो है अपनी सेना नहीं रखेंगे। मतलब सिक्योरिटी के लिए तो सेना रखेंगे, अपने जो अंगरक्षक हैं या तमाम जो महलों के अंदर सुरक्षा कर्मी हैं, ये तमाम जो है ठीक है, ये तमाम रहेंगे। और 5वां मामला क्या था? इनको ये कहा गया था हाँ, अच्छा, 5वां मामला क्या था कि अंग्रेज जो है, रियासती राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं, आप सब लोग देखते होंगे, जम्मू कश्मीर का कभी कभी मामला यूएनओ में उठता है तो भारत के लोग या तमाम जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये भारत का आंतरिक मामला, इसमें हम लोग क्यों पड़े? देखिए, मामले 2 तरह से होते हैं, एक इंटरनल और एक ग्लोबल, ठीक है ना। ग्लोबल मामले वो होते हैं जिससे 2 या 3 देश अफेक्टेड होते हैं, ठीक है भैया, और जिसमें केवल 2 देशों के बीच में बाउंड्री को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के कुछ बातें होती हैं, तो इसको कहा जाता है क्या? इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल मैटर, यानी आंतरिक मामले कहा जाता है। और आंतरिक मामलों में किसी भी देश को कोई भी पक्ष रखने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई भी देश किसी भी राज्य के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, तो ऐसे में वर्ल्ड वार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना।
हाँ, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सहायक नीति क्या है। तो आपको थोड़ा बहुत तो इस बात का एहसास हो ही रहा होगा कि जैसे जैसे मैंने नेटो में बताया था ठीक वैसे वैसे क्या हो रहा है, सहायक नीति में हो रहा है। लेकिन नेटो और सहायक नीति में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। नेटो में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो नेटो मेंबर देश हैं वो अपनी सेना रख सकते हैं, वो अपनी सेना रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अपनी सेना क्या करेंगे, रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है भैया, ओके। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जो अमेरिका की फौजें हैं उनको वेतन भत्ते या जो फैसिलिटीज हैं उसको बाकी देशों को नहीं देना पड़ेगा, उसका जो है ख्याल अमेरिका ही रखेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इतना पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर ये नीति आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नीति है, ध्यान रखना, सहायक नीति। और ये सहायक नीति जब लोगों ने अपनाई है वेलेजली के टाइम पर, तभी लोगों का गुस्सा आसमान पे पहुंच गया था और तभी लोगों ने कहा था कि भाई हम तो इसकी सहायक नीति को अपना के फंस गए हैं, है ना। और इसी के बाद से क्या होने लगा है, इन तमाम राज्यों ने अपनी अपनी आजादी की मांग करनी शुरू कर दी। शुरू में सहायक नीति तो ठीक थी, चलो अंग्रेजों ने कहा है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने रक्षा तो किया लेकिन रक्षा के नाम पर क्या किया, अपनी सारी फौजों का खर्चा नवाब के ऊपर डाल दिया और रेवेन्यू भी वही देख रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि एक नवाब के पास, एक राजा के पास ना तो रेवेन्यू का हिस्सा आ रहा है, ना वो उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर कर सकता है। अब बताइए बिना पैसे के कोई भी राजा कितने दिन तक अपने शासन व्यवस्था को चलाएगा? पॉसिबल है? मुझे तो लगता है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना पैसे के शासन चलाना मुश्किल है, ठीक, ओके। अब हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करना चाहेंगे। एक गवर्नर जनरल है जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए गवर्नर जनरल बने हैं, जिनको हम सभी लोग जॉर्ज बार्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज बार्लो, साथियों एक बात का ध्यान रखना, जॉर्ज बार्लो जो है केवल और केवल अगर आप देखेंगे तो 2 सालों के लिए यहाँ पे बनते हैं गवर्नर जनरल। इनका नाम है जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो की अगर मैं बात करूं तो 1805 से लेके 1807 तक ये क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। साथियों, जॉर्ज बार्लो के समय की घटना मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इनके समय क्या हुआ था, बेल्लौर म्यूटिनी हुआ था, बेल्लौर विद्रोह हुआ था, बेल्लौर विद्रोह। अब ये बेल्लौर विद्रोह क्या है, थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा बेल्लौर विद्रोह क्यों हुआ था। ये बेल्लौर विद्रोह जो हुआ था ये आपके एक राज्य में हुआ था जिसको हम सभी लोग कहते हैं तमिल प्रांत या तमिलनाडु, ठीक है। बेल्लौर विद्रोह, उस समय तमिलनाडु का गवर्नर जो है, तमिलनाडु का गवर्नर जो है वो कोई और नहीं बल्कि कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक, ये क्या थे, तमिलनाडु के गवर्नर थे। दरअसल विद्रोह जो हुआ था वो किस लिए हुआ था साथियों, आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में तमाम लोग जो है माथे पर टीका लगाते हैं, है ना, कुछ जो है हाँ टीका लगाते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की, और हाथों में चूड़ियां, हालांकि हाथों में चूड़ियां पहनना और माथे पर टीका लगाना और कानों में कुंडल पहनना ये तो भारत के लगभग हर राज्य में है। लेकिन विशेषता अगर मैं बात करूं, बेल्लौर में जो ये टीके लगते थे ये जातीय टीके लगते थे। जातीय का मतलब एक विशेष जाति के लोग इस टीके को लगाते थे, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे कि भारत में तमाम प्रकार की जातियां रहती हैं, तमाम प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। अब हर धर्म हर जाति के लोग टीका तो लगाते नहीं है, बोलो। आप जनरली क्या देखते हैं कि हिंदू लोग जो हैं वो टीका लगाते हैं, ठीक है। और हिंदू लोग वो लोग टीका लगाते हैं जिनकी आस्था सनातन धर्म में होती है या हिंदू धर्म में जिनकी आस्था होती है।
बाकी कई ऐसे हिंदू धर्म में आस्थावान व्यक्ति हैं जो अज्ञेय प्रवृत्ति के हैं, है ना, और उनका जो मानना है वो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। साथियों, दरअसल विद्रोह क्या हुआ था, विद्रोह का कारण क्या था? वेल्लोर में जातीय रूप से माथे पर टीका लगाना, मतलब आप देख सकते हैं कि अंग्रेज कितने हद पार कर रहे थे कि किस तरीके से इनको डोमिनेट करें हम भारतीयों को। वेल्लोर में जातीय रूप से माथे पर टीका लगाना, कानों में बाली पहनना, हाथों में चूड़ी पहनना या पहनने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये प्रतिबंध लगाया गया है भैया, इसी प्रतिबंध के नाते क्या हुआ है, यहां पे विद्रोह हुआ है, इसीलिए विद्रोह हुआ। एक छोटा सा पॉइंट है, यहां पे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर क्या हुआ, एक छोटा सा विद्रोह हुआ। अब ये विद्रोह कोई छोटा विद्रोह नहीं था, ये बड़ा विद्रोह था अपने आप में। अगर आप देखेंगे ये बड़ा विद्रोह था, कोई छोटा विद्रोह नहीं था। ठीक, अच्छा, तो आपने देखा कि जॉर्ज बार्लो के समय की जो घटनाएं हैं वो कैसी हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। बीच में 6-8 महीने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर बनाया गया था 1805 के ही समय में, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। हाँ, चलिए भैया, अब मैं थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूं लॉर्ड मिंटो साहब के बारे में। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति 1807 से लेके 1813 तक ये क्या है, गवर्नर जनरल है बंगाल के अंदर। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या बात निकल के आती है, दो चीज निकल के आती है। पहली चीज आती है राजा रणजीत सिंह के साथ संधि। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इनके समय में बंगाल के जो, माफ कीजिए, इनके समय पंजाब के गवर्नर कौन थे, इनके समय, ऐसा लिखेंगे, इनके समय पंजाब के गवर्नर कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ। अभी आप देखेंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये भारत के गवर्नर जनरल भी बनेंगे 1835-36 के समय में। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ध्यान रखना। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये उस समय पंजाब के क्या हैं, गवर्नर हैं। और इनके समय की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो हुई है वो 1809 में हुई। साथियों, 1809 में अमृतसर की संधि होती है और इस अमृतसर की संधि किसके किसके बीच में होती है, चार्ल्स मेटकॉफ वर्सेस राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, ध्यान रखेंगे। अब ये राजा रणजीत सिंह उन दिनों जो है राजा कहाँ के थे, पंजाब के राजा थे। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह। अब इसमें क्या हुआ साथियों, ध्यान रखना, राजा रणजीत सिंह ने क्या किया भाई, अंग्रेज लोग बहुत ही इंटरफेयर उस टाइम पे कर रहे थे और अंग्रेजों को उस समय अफगानिस्तान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वर्मा में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अंग्रेज बड़े होशियार भी थे।
उनको अफगानिस्तान से एक सबक भी मिली थी कि एक ही समय दो दो बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ युद्ध करना सही बात नहीं है। ऐसे में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 19वीं सदी के जो सबसे ताकतवर राजा हैं वो है रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के साथ युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम मतलब अंग्रेज, अगर हम अंग्रेजों के साथ माफ कीजिए, अगर हम रणजीत सिंह के साथ युद्ध करेंगे, रणजीत सिंह के साथ युद्ध में भाग लेंगे या उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो हम जिस लिए आए हैं देश को डोमिनेट करने, देश को एक ग्रिप में लेने, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि रणजीत सिंह छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। लाहौर से लेके अमृतसर तक उनका पूरा शासन है, और अंग्रेज इस बात को भलीभांति जानते थे कि आज नहीं तो 10, 20, 50 साल के बाद जब रणजीत सिंह नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, लेकिन हमारे लोग होंगे, तो हम अपने लोगों को बता के जाएंगे कि रणजीत सिंह जब तक है तब तक इंटरफेयर नहीं करना है, रणजीत सिंह के जाने के बाद इंटरफेयर शुरू कर देना है। और वही आप देखें 1839 में रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो 10 साल के ही भीतर पूरा का पूरा पंजाब अंग्रेजों का हो जाता है, पूरा का पूरा पंजाब अंग्रेजों का हो जाता है। साथियों, यहां पर मुझे एक बड़े बिजनेसमैन की एक लाइन याद आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? आप सबको पता है, एलन मस्क, जिनको आप सब लोग जानते हैं, अमेरिकी व्यक्ति हैं। एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के इस समय, अमेरिका के। उनका एक स्टेटमेंट निकल के आता है, वो कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखने में 10 साल खपा दीजिए, आप अपने 10 साल लगा दीजिए सीखने में। जब कमाने पे आएंगे तो आप 1 साल में उतना कमा लेंगे जितना आप 10 साल में कमा नहीं सकते थे। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी गूढ़ बात है। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा जो 20-22 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू कर देते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 9-10 साल तक सीखते रहते हैं, चीजों को सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और जब वो मैदान में उतरते हैं तो 1-2 साल के अंदर झंडा गाड़ देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, ऐसे आसपास के लोगों को देखा भी होगा। लेकिन इसी का ही विरोधाभास एक और आता है। आप जानते होंगे कि दुनिया में एक बहुत ही महान फुटबॉलर हुए हैं जिनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, रोनाल्डो साहब। रोनाल्डो कहते हैं कि इतना भी देरी मत कर दो पैसा कमाने में कि उम्र गुजर जाए उसे खर्च करने में। ठीक है, मतलब कहते हैं कि इतना भी देर से मत कमाओ कि उस कमाए हुए पैसे का अब आप खर्च कैसे करेंगे, उम्र गुजर गई, पैसे खर्च करेंगे। पता चला कि हम मान लीजिए 55 साल तक भिखारी थे, 55 साल तक कुछ नहीं था हमारे पास, और 55 साल के बाद हम क्या हो गए, बिलियनियर हो गए। अब 55 साल के बाद उस पैसे का कितना एंजॉयमेंट हम कर पाएंगे? तो उनकी भी बात सही है कि हमें पैसे कमाना है, लेकिन एक सही समय पे कमाना है। अब ये सब बातें यहाँ पे क्यों मैं कर रहा हूं? ये सब बातें मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजा रणजीत सिंह उन दिनों इतने ताकतवर राजा थे, कोई भी अंग्रेज उनके साथ युद्ध करने के लिए 100 बार सोच रहा था। मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो रणजीत सिंह, अच्छा उस समय क्या हुआ, एक नदी थी, उस नदी को लेकर के एक सीमा बन जाती है, और वो नदी का नाम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, सतलज नदी। सतलज नदी, ध्यान रखना, सतलज नदी दोनों की सीमा बनी, ठीक है। सतलज नदी क्या बनी, दोनों की सीमा बनी, ठीक है। अब एक दूसरी जो उपलब्धि है, वो दूसरी उपलब्धि क्या है इनके समय की, वो दूसरी उपलब्धि है 1813 चार्टर एक्ट। ध्यान रखना, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पे आपके सामने आ रहा है चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में अगर आप देखेंगे तो चार्टर एक्ट में क्या क्या बातों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहली बात क्या है, कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार
पहली बात तो ये ध्यान रखना, एकाधिकार जिसको कहते हैं मोनोपोली, ठीक है ना, कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। कंपनी का मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो होता था पहले क्या होता था, एकाधिकार था कि जहां पर व्यापार होगा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। लेकिन 1813 में यह महसूस किया गया कि भाई बाकी और जो कंपनियां हैं उनको भी मौका दिया जाए, और जब मार्केट में कई सारी कंपनियां होंगी तो कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन होगा तो ऐसे में क्या होगा कि अंग्रेजों को भी बेनिफिट होगा, और जो ग्राहक होंगे और जो मजदूर किसान होंगे उनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट होगा। और एक बात सिंपल समझें, जब किसी को बेनिफिट दिखता है तभी वो मेहनत करने का प्रयास करता है, तभी वो उसमें मेहनत करता है। तो कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, अगले 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ध्यान रखेंगे इस बात का, चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या था, भारत में उस जमाने में चाय की खेती नहीं हो रही थी, भारत में कलकत्ता चाय बोर्ड नहीं था। ध्यान रखें, चाय बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट 1835 में हुआ है। इसका मतलब आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भारत में 1835 के पहले चाय की खेती नहीं हुआ करती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट में आप देख रहे हैं ये बातें महत्वपूर्ण रखी गई। और दूसरा क्या हुआ, पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार, इसको हैशटैग नहीं डबल हैशटैग कर लेना बच्चों, पहली बार एक काम होने जा रहा था इसी अधिनियम के तहत, पहली बार शिक्षा के उत्थान के लिए 1 लाख रुपए का बजट बनाया गया। आप देख सकते हैं कि भारत में यूं तो जो शिक्षा चलती थी वो गुरुकुल पद्धति की शिक्षाएं चलती थी। गुरुकुल पद्धति की जो शिक्षा होती थी वो 12-13 साल की शिक्षा होती थी। 12-13 साल का मतलब क्या है, जिसमें आप देखते होंगे प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा से लेकर के आप देखते होंगे इसमें शास्त्री और आचार्य तक की शिक्षाएं दी जाती थी। शास्त्री मतलब ग्रेजुएशन, आचार्य मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यहां तक की जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती थी। इसके बाद गुरुदक्षिणा लेने का प्रावधान, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों को ये महसूस हुआ, जिसमें हम बात करेंगे चार्ल्स ग्रांट की बात करेंगे, तो चार्ल्स ग्रांट को हम क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का पिता कहते हैं, भारत में मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहते हैं। किसको, चार्ल्स ग्रांट को। क्यों ऐसा था, क्योंकि जब अभी तो फिलहाल मैं आपको डिस्कशन ये कर रहा हूं, आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में शिक्षा, है ना, भारत में मॉडर्न एजुकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें 1813 से लेकर के 1944 तक सर्जेंट प्लान तक अंग्रेजों ने जो जो शिक्षा में सुधार किए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक लाइन से, ठीक। इसके बाद भारत ने कौन कौन से आयोग बनाए, जिसमें राधा कृष्णन आयोग बना, कोठारी आयोग बना, नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, ये सारी चीजों का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल का डिस्कशन जो हमारा ये है वो ये है कि पहली बार भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, भारत के एजुकेशन को नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब चार्ल्स ग्रांट ये चाहते थे कि भारत में एक शिक्षा का जाल बिछा दिया जाए। क्यों बिछा दिया जाए, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट को ये बात पता थी कि भारत में हम इतने अंग्रेजों को नहीं ला सकते हैं कि वो शासन करें,
उसने ये सोचा कि हम भारत के ही लोगों को शिक्षित करके, भारत के ही लोगों का इस्तेमाल करके भारत पे शासन करें, और वो इसमें सफल भी हुए। आपने देखा भी, जितने उच्च पद थे वो सब अंग्रेजों के थे। जैसे जो कलेक्टर होता था अंग्रेज होता था, एसएसपी कप्तान जो होता था, जेलर सर्जेंट जो होता था वो अंग्रेज होता था। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी पोस्ट हैं, आईजी, डीआईजी, जितने भी हैं, है ना, सब अंग्रेज होते थे। इसके नीचे जो पोस्ट होती थी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, है ना, डीएसपी, दरोगा और इंस्पेक्टर, है ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब जो होते थे वो भारतीय लोग होते थे। और आपको पता ही है, सैनिक जो होते थे वो सबसे ज्यादा होते थे, और सैनिक कौन होते थे? भारत के लोग ही होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब चूंकि बात ये थी कि अगर हम सैनिक भारतीयों को रखेंगे तो कन्वर्सेशन कैसे होगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हम अमृतसर में हैं, ठीक, और अमृतसर में कोई एक बागी है शेर सिंह करके, उसने क्या किया, बगावत कर दिया। ठीक है, उसने बगावत कर दिया, किसी थाने में बगावत कर दिया, दूर का थाना है। अब वहां थाने में जितने भी सिपाही हैं वो इत्तेफाक से सारे इंडिया के ही हैं। अब उनको रिपोर्ट करना है, अपने बड़े अधिकारी को रिपोर्ट करना है। तो उन्होंने फोन मिलाया, अपने अधिकारी को फोन किया, बोले जनाब यहां से शेर सिंह करके एक व्यक्ति बगावत करके 2-4 लोगों को मार के जेल तोड़ के भाग गया है। अब अगला आदमी ठहरा अंग्रेज, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने फारसी हिंदी सीखी, लेकिन जो बाद में अंग्रेज आए उन्होंने उतनी हिंदी नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि वो फिर ये प्रयास करने लगे कि भारत के लोग हमारी भाषा सीखें। ठीक है भैया, तो वो पूरी तरीके से, इसलिए भारत के लोगों को वो शिक्षाएं दी जा रही थी, इंग्लिश शिक्षाएं दी जा रही थी, ताकि आप इसको सीखें, ताकि कन्वर्सेशन तो कर सकें, टूटा फूटा ही कन्वर्सेशन कर सकें। हेलो सर, शेर सिंह डिस्ट्रॉय जेल एंड रन अवे, तो इतना तो अंडरस्टूड कर ही लेगा वो अधिकारी है कि हाँ ये मामले थे। ठीक है, हाँ, तो ये एक पॉइंट यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा के लिए इसने क्या किया, 1 लाख रुपए का क्या किया, बजट बनाया। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि अगले टॉपिक में जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूं, वो डिस्कस करूंगा मैं पंजाब स्टेट को, रणजीत सिंह को। ठीक है ना, तो अगला जो टॉपिक आपका होगा नेक्स्ट डे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सिख साम्राज्य। ठीक है, और इस सिख साम्राज्य के बाद मैं फिर से शुरू करूंगा 1813 के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक आएगा आपका। ठीक, क्योंकि इसमें बीच में क्या है, मैंने आप लोगों से कहा था कि बीच बीच में जो जो चीजें आती रहेंगी, घटनाएं आती रहेंगी, वो मैं डिस्कस यहाँ पे करता हुआ चला चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा किसके बारे में, सिख साम्राज्य के बारे में। ठीक, अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।